मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपठित पद्यांश गद्यांश का आप अध्ययन कर चुके हैं और आज हम पद्यांश का अध्ययन करेंगे जिसको कि इस प्रकार से हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अपठित पद्यांश देखिए कैसे लिखे जाते हैं और किस प्रकार से आपको उनके उत्तर लिखने चाहिए। और अपठित पद्यांश होते क्या है, देखिए अपठित गद्यांश की तरह ही अपठित काव्यांश भी होते हैं, जिसका अभिप्राय वह कविता या पद्यांश जो पहले आपने नहीं पढ़े तथा आपकी पाठ्यपुस्तक के नहीं हैं। यह पद्यांश अपठित पद्यांश कहलाते हैं। किसी भी राइटर, किसी भी कवि का आपको दे दिया जा सकता है, तो जिनमें कविता दी जाती है तथा उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्यांश का तात्पर्य ही कविता से होता है, ठीक है। और गद्यांश का तात्पर्य भी आपका गद्य खंड से होता है, जैसे किसी कहानी से दे दिया, किसी चीज से हो गया, तो ये अंतर भी पता होने चाहिए। इसमें देखिए प्रश्न वैकल्पिक या कभी कभी 2-3 पंक्तियों में छोटे उत्तर देने होते हैं। अपठित काव्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि पूरे नंबर बहुत कम मिल पाते हैं। अगर गलती हो जाती तो कट जाते हैं। लॉन्ग आंसर वाले में पहले मिलते थे और जहां पर आपके विकल्प वाले होते हैं उनमें जो थोड़ी दिक्कत होती है, तो मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। कविता की पंक्तियों को 2-3 बार पढ़ने पर तथा उसके शाब्दिक अर्थ और भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कविता के जो शब्द होते हैं वो थोड़े कठिन होते हैं, साहित्यिक होते हैं। इसलिए शाब्दिक अर्थ जब जानते रहते हैं, भाव को समझ लेते हैं, तो उसे समझने में आपको दिक्कत नहीं होती है। नीचे दिए गए कविता से संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उत्तर का मिलान करना चाहिए और सही निशान लगाने चाहिए कि कौन सा उत्तर सही है। वैकल्पिक में प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में और स्पष्ट लिखने चाहिए। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। देखिए 5 अंक का ये आपके आता है, यानी एक अंक का एक प्रश्न होता है। अगर एक प्रश्न गलत हो जाता है तो 1 अंक यानी 1 नंबर आपका कट जाता है। तो 1 अंक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कविताएं देखिए थोड़ी सी समझने में हर स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन 2-3 बार जब आप समझते हैं और सरल भाषा में उसको आप समझ लें तो जल्दी से जल्दी आप उसके उत्तर भी लिख लेते हैं। और कक्षा 9, 10, 11, 12 में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कविता को मैं रीड कर रही हूँ। कविता को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, समझो कुछ गलत है। जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है। तो उस भाव को समझने का प्रयास, कविता में देखिए भाव को जिसने पकड़ लिया, शब्दावली को पकड़ लिया, वो उसका अर्थ बहुत जल्दी समझ लेता है। तो यहाँ बचपन की बात की जा रही है, छोटे बच्चों की बात की जा रही है। गोद में जब आप कह रहे हैं कि कतराने लगते हैं, जब माँ की कोख से अभी जिंदगी बाहर आई ही नहीं है और बाहर आने से वहाँ पर घबराहट होने लगती है, तो यानी कि हमारी दुनिया में कुछ गलत हो रहा है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, कि मासूमों पर अत्याचार होने लगे, जब मासूम आंखों पर खौफ का नजर आने लगता है, तो कुछ गलत है। तो ऐसे ही आपको क्या कर लेना है, अर्थ को पहले समझ लेना है, तब आगे आप उसके उत्तर लिख पाएंगे। तो हल्का फुल्का अर्थ जान लेना चाहिए। जब किलकारियां समझाएं, किसकी किलकारियां? बच्चों की किलकारियां होती हैं। जब तोतली बोलियां खामोश हो जाए, समझो कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत हो रहा है दुनिया में। क्योंकि जोर से बारिश होनी चाहिए थी पूरी दुनिया में, हर जगह टपकने चाहिए थे आंसू। अगर कुछ गलत हो रहा है तो कभी कोई लगता है कि बारिश की तरह आंसू गिरने चाहिए थे, लेकिन हमारी दुनिया में क्या है, लोग इतने सेंसिटिव नहीं है। रोना चाहिए था ऊपर वाले को, आसमां से फूट फूट कर शर्म से झुकनी चाहिए थे इंसानी सभ्यता की गर्दनें। तो ये हमारी सभ्यता, हमारी इंसानियत जो है आज शर्मसार हो रही है, ये गर्दन झुकनी चाहिए थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है हमारे देश में। शोक का नहीं सोच का वक्त है, सोचने की बातें हैं। मातम का नहीं सवालों का वक्त है, दुख बनाने का नहीं सवाल खड़े करने की जरूरत है। अगर इसके बाद भी सर उठाकर खड़ा हो सकता है इंसान, समझो कि बहुत कुछ गलत हो रहा है हमारी इस दुनिया में, इस धरती पर। और इसके देखिए प्रश्न दिए गए हैं, विकल्पों का आपको चयन करना है। प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्न जैसे लिखा हुआ है 1 नंबर वाले में,
और माँ की कोख से जागती जिंदगी को घबराहट क्यों हो सकती है? सही विकल्प चुनिए। उसे बाहर की सुरक्षा का आभास हो रहा है, उसे प्रदूषण का डर सता रहा है, उसे माँ ने बाहर की वास्तविकता बताई है, बाहर का मौसम अनुकूल नहीं है। इसी तरह के आपने गद्यांश में भी पढ़े हैं कि विकल्प में कैसे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पद्यांश में भी इस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं। तो विकल्प देखिए, कथन 1 सही है, कथन 1 व 2 और 3 सही है, वो तीनों को पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि कथन 1 और 2 सही है, कथन 3 और 4 सही है। पूरी व्याख्या को पढ़ते हुए, अर्थ को समझते हुए हमें इसी में से उत्तर को ढूंढना है कि क ख ग में से कौन सा विकल्प 2 सही है। तो उत्तर आपका कौन सा होना चाहिए, इसे आपको देखना। तो विकल्प देखिए, उत्तर घ वाला जो है, कथन 3 बाहर का मौसम अनुकूल नहीं है, और आप देख रहे हैं और इसमें है, आप देख रहे हैं चौथा और तीसरा, उसे माँ ने बाहर की वास्तविकता बताई है, ये आप देख रहे हैं कि मिलान करने पर वो सही है, तो उसको ही हमें चुनना है, लिखना है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया कि जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, तो मासूमों पर अत्याचार की बात हो रही। जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे का तात्पर्य क्या है? जब मासूमों पर अत्याचार होने लगे, मानो अपने स्वार्थ के लिए उद्यान उजाड़ने लगे, जब मासूम बच्चों को भय के बिना रहना पड़े, जब मासूम आपस में लड़ने लगे। तो उत्तर हमारा कौन सा होना चाहिए? इसको हमें चारों पॉइंट जो है, जब मासूमों पर अत्याचार की बात यहाँ हो रही थी, तो उत्तर उसे करना है। और तीसरा देखिए, कवि के अनुसार बहुत गलत कब है? जब ओस तलवार की नोक पर गिरने लगे, जब मासूम सहम जाए, जब बचपन समाप्ति की कगार पर हो, और जब किलकारियों की बूंद खामोश हो जाए। जब किलकारियों की बूंद खामोश हो जाए आवाज़, तो उसके लिए दिया गया है। और कुछ भी गलत नहीं है यदि बचपन गोद में आने लगे, बच्चों पर अत्याचार होने लगे, बाल श्रम पर और भ्रूण हत्या होने लगे। तो पूछ लिया गया है, तो इसमें से आपको उत्तर लिखना है। तो कौन सा उत्तर? बचपन गोद में आने लगे वाली ये पंक्ति जो है, इसका उत्तर ये होगा। प्रसून जोशी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, अभी वक्त है, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सोच विचार किया जाए, दुख मनाया जाए, सवाल किया जाए, खामोश रहा जाए। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए विकल्प वाला दे दिया गया है कि विकल्प 3 सवाल किया जाए, विकल्प 1 सही सोच विचार किया जाए, और फिर ख वाले में 1 और 4 को दे दिया गया, और ग वाले में 2 और 4 मिलान के लिए है, और घ वाले में 1 और 2। अब आपको देखना है इसमें कि सबसे उचित वाला कौन सा उत्तर, दो ऐसे उत्तर होने चाहिए। कथन 2 दुख मनाया जाना है, बात उसमें आई है आपके पैराग्राफ में, और 4 खामोश रहा जाए या दुख मनाया जाए, दोनों ये चीज़ें क्या है, सही है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हो रहे हैं, अगर इस प्रकार का अगर कहीं पर पैराग्राफ आपको दिया जाता है। और दूसरा जो है आपका एक और पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कि पद्यांश, और उसको हम पढ़ते हैं, सुने कि मनमोहनी प्रकृति की गोद में बसा है सुख स्वर्ग सा, जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धोरा। ये रत्नेश समुद्र को कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द देखिए बहुतायत अगर आपको पता होते हैं तो आप अर्थ को समझ जाते हैं। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं। सुधा माने अमृत होता है, तो नदियाँ हमारी अमृत के तुल्य जल में बहता है। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, तो यहाँ भारत देश की बात की जा रही है, हिमालय की बात की जा रही है, प्रकृति की बात की जा रही है। किसके बड़े रसीले फल कंद नाज में वे सब अंग में सजे वह देश कौन सा, ये कौन से देश की बात की जा रही है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, प्रसून फूलों को कहते हैं, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां महकती आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसकी अनंत वन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है। तो इस प्रकार से पंक्तियां जो दी गई हैं उनके भाव को, अर्थ को समझते हुए ही आपको कविता से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज में, उन्हें आपको लिखना है। तो वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। का प्रश्न पूछ लिया गया कि कवि ने देश का मुकुट हिमालय को क्यों कहा है।
हिमालय की बहुत महिमा है, आप देख रहे हैं हिमालय अत्यंत ही हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। पर्वतों में सबसे कम महत्वपूर्ण होने के कारण, सर्वाधिक ऊंचा होकर मस्तक स्वरूप दिखाई देने के कारण, धरती से समानता न होने के कारण, प्राकृतिक सौंदर्य से विरक्त होने के कारण। तो आपका सर्वाधिक ऊंचा होकर मस्तक स्वरूप दिखाई देने के कारण जो है इसे कहा गया है मुकुट जो है। तो इसका उत्तर ये होना चाहिए। दूसरा, नदियों के जल को किसके समान बताया गया? तो अमृत की बात की गई है कविता में, तो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो अमृत के समान होना चाहिए। और ग नंबर है, देखिए कवि ने देश के प्राकृतिक सौंदर्य को किसके सदृश यानी किसकी तरह बताया है? स्वर्ग की तरह, महल की तरह, पौराणिक राजाओं के सदृश और आनंद के समान। तो स्वर्ग के सदृश है, तो स्वर्ग के सदृश होना चाहिए। पद्यांश का मूल प्रतिपाद्य क्या है? किस विषय पर बात की जा रही है? भारत देश की महानता का वर्णन, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, भारत की नदियां का वर्णन है बहने वाली, भारत देश में पैदा होने वाली फसलों का वर्णन है। तो भारत देश की महानता का वर्णन, पूरा सौंदर्य जो है के साथ उसकी महानता जुड़ी है, तो इसलिए महानता होना चाहिए। और अंग नंबर है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। पंक्ति से कवि का क्या आशय है? देश को सम्मान देने के लिए समुद्र बार बार उसके चरण स्पर्श कर फूला नहीं समाता है। ये उत्तर उसका एकदम सटीक है। और 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, तो पढ़ते हुए आपको उसका चयन करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 2 पद्यांश आपने पढ़े और उसका प्रतिपाद्य का भी अर्थ में भी समझ में आ गया कि क्या अर्थ निकलेगा उसका, और बाकी प्रश्नों के उत्तर भी आपने देख लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट लिखें। और इसके साथ साथ जिन्होंने नहीं अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो कई वीडियो आपको प्राप्त हो रहे हैं एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।